आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बुद्धू लड़के की है जिसे लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख चुकी थी। एक दिन जब वो मछली पकड़ने जाता है तो उसे एक ऐसी जादुई मछली मिलती है जो उसकी कोई भी 3 विश पूरी कर सकती है। और यहीं से उस लड़के की असली किस्मत की कहानी शुरू होती है, जहां हर विश के साथ उसका सफर आसान तो होता, लेकिन जिंदगी थोड़ी और उलझती चली गई। अब वो जादुई मछली एक लड़की बनकर किस तरह उसका साथ देती है, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों में एक अलग देश से, जहां मछलियों का राजा अपने वफादार जासूस मेंढक से पूछता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूं वो कहां गायब हो गई। मेंढक डरते हुए बोला, महाराज, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये सुनकर राजा गुस्से में कहता है, इस दुनिया के हर कोने में जाकर उसकी तलाश शुरू करो और उसे मेरे सामने लाकर पेश करो। इसके बाद सीन बदलकर हमें रूस के एक छोटे से बर्फीले गांव को दिखाया जाता है, जहां एक अंधे लोहार का घर होता है। घर के अंदर उसका बेटा एमेलिया सोया हुआ था, जिसे उसका डॉगी आकर जगाता है। एमेलिया दिल का साफ और थोड़ा भोला लड़का होता है। फिर वो जैसे ही चुपचाप घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके पिता फर्नेस पर काम करते हुए समझ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुझे भी ये लोहार का काम सीख लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगा? एमेलिया कहता है, ठीक है बाबा, मैं जल्दी सीख लूंगा। फिर उनके कहने पर वो मछलियां पकड़ने के लिए एक बाल्टी और कांटा लेकर बर्फ से जमी हुई नदी की तरफ निकल जाता है और एक जगह पर बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पानी फुव्वारे की तरह ऊपर उठता है और उसी के साथ एक मछली उसकी बाल्टी में आ गिरती है। एमेलिया बहुत खुश होता है कि आज तो बिना कोशिश किए खाने का इंतजाम हो गया। फिर वो घर लौट आता है और मछली पकाने की तैयारी करने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? एमेलिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये मछली तो बोल सकती है। मछली कहती है, अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर दूंगी। एमेलिया को पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो अपनी पहली विश मांगता है कि काश मैं बिना अपनी भट्ठी छोड़े ही पूरा शहर घूम पाता। इतना कहते ही घर अचानक हिलने लगता है और धीरे धीरे पूरा घर ऊपर उठ जाता है। एमेलिया डर जाता है और देखते ही देखते उसकी भट्ठी एक गाड़ी की तरह चलने लगती है और वो सचमुच पूरे गांव के बाहर निकल आता है। मछली कहती है, जैसा तुमने कहा था कि बिना भट्ठी छोड़े घूमना चाहते हो, इसलिए भट्ठी भी तुम्हारे साथ जा रही है। एमेलिया यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी पहली विश पूरी हो गई है। फिर एक जगह रुकने के बाद ठंड की वजह से उसके मुंह से निकलता है, काश चारों ओर हरियाली के साथ मौसम हल्का गर्म होता। और इतना कहते ही बर्फ के बीच हरियाली फैल जाती है और ठंड की जगह हल्की गर्म हवा चलने लगती है और नीचे की बर्फ पिघलकर एक नदी निकल आती है। मछली कहती है कि तुम्हारी 2 विश पूरी हो चुकी हैं और बस एक बाकी है। अब एमेलिया सोच में पड़ जाता है कि उसने 2 विश ऐसे ही बर्बाद कर दिया। मछली कहती है कि हर इंसान वही मांगता है जो उसकी सोच की हद में होता है। इसके बाद एमेलिया मछली को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ लुटेरे आकर रास्ता रोक लेते हैं और उसकी हाथ से बाल्टी छीनने लगते हैं। एमेलिया मछली को बचाने के लिए बाल्टी लेकर भागने लगता है और सारे लुटेरे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचते हुए जल्दी से मछली को नदी में छोड़ देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। पर लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और गुस्से में आकर उसे एक पेड़ पर उल्टा लटकाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की वहां आती है और रस्सी खोलकर एमेलिया को नीचे उतारती है। एमेलिया पहले उसे पहचान नहीं पाता और उसका नाम पूछने पर वो अपना नाम वासिलिसा बताती है। तभी एमेलिया उसके कंधे पर चमकता हुआ स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही जादुई मछली है जिसे उसने पानी में छोड़ दिया था। वो फौरन उसका स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग न सके और कहता है, अब भी मेरी आखिरी विश बाकी है जिसका इस्तेमाल मैं सही वक्त पर करूंगा। वासिलिसा पूछती है, अब आगे क्या करना है? तो वो जवाब देता है कि मैं रूस के राजा की बेटी राजकुमारी एनफिसा से शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए कोई विश न मांगकर मैं खुद मेहनत करूंगा जिसमें तुम मेरा साथ दोगी। वासिलिसा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद हमें राजा का शानदार महल दिखाया जाता है। वहाँ राजकुमारी एनफिसा की नौकरानी आकर बताती है कि इंग्लैंड के राजदूत शादी का न्योता लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर एनफिसा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा किसी अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से तैयार होकर बैठ जाती है। राजदूत आकर राजकुमारी को खुश करने के लिए एक अम्ब्रेला तोहफे में देता है, लेकिन राजा को अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी सच्चे और नेक दिल इंसान से शादी करे। लेकिन राजा के मना करने से पहले ही राजदूत कहता है, महाराज, मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। उधर एमेलिया और वासिलिसा भी महल की दीवारों के पास पहुंचकर चुपके से ये सब देख रहे थे।
राजदूत राजा को एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि ये यंत्र अपने आप संगीत बजाता है, लेकिन असल में उसके अंदर उसी का एक आदमी छुपा होता है जो बटन दबाते ही संगीत बजाता है। मगर राजा उससे कहते हैं कि हमें ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं है। पर राजकुमारी एनफिसा उस अंग्रेज पर फिदा हो चुकी थी और राजा समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी बेटी को कैसे समझाएं। तभी एमेलिया दौड़ता हुआ आकर कहता है, महाराज, राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा यंत्र लाऊंगा जो बस बोलने से ही संगीत बजा देगा। राजा खुश होकर कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो जो चाहो वो मांग लेना। एमेलिया तुरंत पूछता है, तो क्या आप मुझे राजकुमारी से शादी करने देंगे? राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम कामयाब हुए तो मैं जरूर शादी करवा दूंगा। पर राजकुमारी उस अंग्रेज से शादी करने के लिए अपने पिता को समझाने लगती है, लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने नौकरों से कहते हैं, एमेलिया को नए कपड़े और जूते दे दिए जाएं ताकि वो अपने सफर पर निकल सके। एमेलिया बहुत खुशी से बाहर आकर वासिलिसा को सारी बात बताता है। वासिलिसा कहती है, वो यंत्र इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। वो अंधेरे जंगल में एक खतरनाक बिल्ले के पास है। जो भी उसे लेने गया कभी लौटकर नहीं आया। एमेलिया थोड़ा डरता है, पर वो यंत्र पाने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। वासिलिसा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है और दोनों उस अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा बताती है कि वो बिल्ला बहुत खतरनाक है। अगर वो खुशी का गाना बजाता है तो सामने वाला इंसान नाचते नाचते थक कर गिर जाता है और वो बिल्ला उसे खा जाता है। और अगर वो गम का गाना बजाता है तो सुनने वाला रोते रोते सो जाता है और तब भी उसका वही अंजाम होता है। अब एक जगह पहुंचने पर वासिलिसा कहती है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, जिसके बाद एमेलिया अकेला उस डरावने जंगल में आगे बढ़ता है जहाँ चारों तरफ हड्डियाँ और कंकालों के ढेर पड़े होते हैं। फिर अचानक एक आवाज आती है कि ये जो कंकाल पड़े हैं ये उन्हीं के हैं जो मेरा संगीत यंत्र लेने आए थे। क्या तुम्हें भी वो चाहिए? एमेलिया बिना डरे हाँ में जवाब देता है। बिल्ला हंसते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरा गाना सुनकर खुद पर काबू रख सको तो ये यंत्र तुम्हारा होगा। अब बताओ, गम का गाना सुनोगे या खुशी का? एमेलिया गम का गाना चुनता है तो बिल्ला यंत्र बजाकर गाना गाने लगता है। बिल्ला खुश हो रहा था कि एमेलिया के सोते ही वो उसका शिकार करेगा, पर हैरानी की बात ये हुई कि एमेलिया बस थोड़ा रोता और फिर गाने की आगे की लाइन गाने लगता है। बिल्ला हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? एमेलिया मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी माँ बचपन में यही गाना सुनाती थी, इसलिए मुझे इससे ज्यादा असर नहीं हुआ। अब शर्त के मुताबिक बिल्ला हार जाता है और अब उल्टा वो खुद ही रोने लगता है कि अगर तुम ये यंत्र ले जाओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ये सुनकर एमेलिया अपना थैला खोलकर बिल्ले को खाना देता है। पहली बार पेट भर के खाने के बाद बिल्ला खुश होकर कहता है, अब ये यंत्र तुम्हारा है और आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। दूसरी तरफ नदी किनारे बैठी वासिलिसा इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ मछली राजा का जासूस मेंढक आकर कहता है, मछली राजा आपसे शादी करने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो गुस्से में इनकार कर देती है कि जाकर कहो मैं उनसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी एमेलिया वहाँ बिल्ले और उस यंत्र के साथ पहुँचता है और मेंढक की सारी बात सुन लेता है। वासिलिसा उस यंत्र के मिलने पर खुश होती है और फिर दोनों वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में एमेलिया मछली राजा के बारे में पूछता है तो वासिलिसा कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वहाँ से चली आई थी। इसके बाद राजा के महल का सीन देखते हैं जहाँ इंग्लैंड का राजदूत इस बार पहचान बदलकर इटली का राजदूत बनकर आया होता है। राजकुमारी एनफिसा उसे पहचानकर खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वो राजा से एनफिसा का हाथ मांगे, एमेलिया वहाँ बिल्ले और जादुई यंत्र के साथ पहुँच जाता है और बिल्ले से कहता है, चलो खुशी का गाना बजाओ। और जैसे ही संगीत बजता है, दरबार में मौजूद राजा से लेकर सारे लोग नाचने लगते हैं और चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। और जब सब बेहाल होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, तभी एमेलिया बिल्ले से कहकर गाना रुकवाता है। ये सब देखकर राजा हैरानी से कहते हैं कि ये तो बहुत कमाल का यंत्र है, मैं बहुत खुश हूँ और अब ये बिल्ला और यंत्र हमारे महल में रहेंगे। एमेलिया राजा को शादी की शर्त याद दिलाता है तो राजा खुशी से मान जाते हैं, पर एनफिसा अब भी उस अंग्रेज से ही शादी करना चाहती थी। वो एमेलिया से कहती है, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ ऐसा साबित करो जिससे दिखे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और वो काम क्या होगा मैं कल बताऊंगी। भोला भाला एमेलिया उसकी बातों में आकर मुस्कुराते हुए राजी हो जाता है। फिर वो वासिलिसा के पास जाकर कहता है कि राजकुमारी शादी के लिए मान गई है, पर उसके लिए मुझे एक और नया काम करना पड़ेगा। वासिलिसा मुस्कुराते हुए उसे बधाइयाँ देती है, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी एक नई चाल चलती है। वो महल के एक अंधेरे कमरे में जाती है और वहाँ एक रहस्यमयी कुर्सी पर अपनी माँ की शैतानी आत्मा को बुलाती है।
आत्मा सामने प्रकट होते ही एनफिसा कहती है कि मैं उस एमेलिया को ऐसा काम देना चाहती हूँ जिसे वो कभी पूरा न कर पाए और मुझे हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। उसकी माँ मुस्कुराती हुई उसे एक मुश्किल काम बताती है। फिर अगले दिन दरबार में राजदूत राजा को एक मशीन दिखाता है और कहता है इस मशीन का नाम है आधुनिक मिक्सर मशीन। इस पर सलाद डालो तो अपने आप कट जाएगी और फल डालो तो खुद ब खुद जूस निकल आएगा। असल में इसके अंदर भी एक आदमी छिपा होता है जो ये सब कर रहा होता है, पर बाहर से देखने पर ये एक जादुई मशीन लगता है। इस बीच एनफिसा राजा के पास आकर बोलती है, क्या एमेलिया कोई ऐसी चीज ला सकता है जो खुद ही खाना परोस दे? राजा कहते हैं, ऐसे जादुई मेजपोश तो कहानियों में सुना है पर देखा नहीं। एनफिसा चालाकी से कहती है, अगर एमेलिया वो जादुई मेजपोश ला दे तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अब राजकुमारी की नई शर्त के मुताबिक एमेलिया और वासिलिसा उस जादुई मेजपोश की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा बताती है कि वो मेजपोश सीटसर और अफानासी नाम के 2 भाइयों के पास है। कई साल पहले दोनों गांव छोड़कर पहाड़ी इलाके में रहने चले गए थे। उन्हें बैठे बैठे खाने पीने की चीजें मिल जाती थीं, इसलिए वो इतने आलसी हो गए कि अब चल भी नहीं सकते। इसी तरह बातें करते हुए दोनों एक बुजुर्ग कपल के घर में खाना खाने के लिए रुकते हैं। घर बहुत साधारण होता है लेकिन उनमें सच्चा प्यार होता है। फिर वहाँ से निकलते हुए वासिलिसा मुस्कुराकर कहती है, 2 लोगों में प्यार सुई और धागे जैसा होना चाहिए, जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। आगे बढ़ते हुए दोनों हरे भरे खेतों से गुजरते हुए आखिर उस पहाड़ी इलाके में पहुँचते हैं, जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच वो दोनों मोटे मोटे भाई अपने सामने जादुई मेजपोश लगाए बैठे होते हैं। उनके बोलते ही जादुई मेजपोश पल भर में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना सामने ले आता है और वो दोनों मन भरकर खाने लगते हैं। दूर से एमेलिया और वासिलिसा ये सब देख रहे होते हैं और जब दोनों भाई खाते खाते थक जाते हैं तो एमेलिया उनके पास आता है और कहता है, ये मेजपोश मुझे दे दो। ये सुनकर दोनों गुस्से में उसके सर पर नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब एमेलिया को उठाने के लिए वासिलिसा वहां आती है और दोनों को कहती है कि एक बार अपना चेहरा पानी में देखो। उसके कहने पर जब दोनों अपनी शक्ल पानी में देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि सालों से सिर्फ खाते पीते रहने की वजह से दोनों भैंसों की तरह मोटे हो चुके थे। अब वो खुद पर अफसोस करते हुए वासिलिसा से पूछते हैं कि हम कैसे पहले की तरह बन सकते हैं। वासिलिसा कहती है, अगर सच में ऐसा चाहते हो तो सबसे पहले इस जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना होगा। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों कभी मेहनत नहीं कर पाओगे। ये सुनकर दोनों भाई शर्मिंदगी से कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, इसे ले जाओ। अब वासिलिसा वो मेजपोश ले लेती है और एमेलिया को किसी तरह लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब एमेलिया को होश आ जाता है और मेजपोश देखकर वो खुश होने लगता है कि आखिर उसने शर्त पूरी कर ली है। वापसी के रास्ते में जब एमेलिया फूलों के बगीचे से राजकुमारी के लिए फूल तोड़ने लगता है तो वासिलिसा कहती है कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि एनफिसा तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो हर बार तुम्हें ऐसे काम देती है जिन्हें तुम कर ही न सको। लेकिन एमेलिया अपनी मासूमियत में कहता है, नहीं एनफिसा, ऐसा नहीं है, बस एक बार मैं ये कर लूं फिर सब ठीक हो जाएगा। एमेलिया की दिल की अच्छाई देखकर वासिलिसा उसके प्यार में पड़ जाती है, पर वो चाहकर भी दिल की बात जाहिर नहीं कर पाती। इसके बाद एमेलिया जब जादुई मेजपोश के साथ राज्य में पहुंचता है तो सब लोग खुश होकर उसके लिए नारे लगाने लगते हैं। राजा गर्व से कहता है कि देखो, अब ये लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुका है। लेकिन एनफिसा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वो फिर से अपनी माँ की आत्मा से पूछती है, अब क्या करूं? तो वो डरावनी मुस्कान के साथ एक भयानक योजना बताती है। फिर अगले दिन दरबार में एनफिसा सबके सामने कहती है, मैं एमेलिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वो अंधेरी दुनिया जाकर मेरी माँ से मेरी शादी की इजाजत लेकर आए। राजा ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अंधेरी दुनिया से जिंदा लौटना नामुमकिन है। लेकिन एमेलिया अपनी आदत के मुताबिक बिना सोचे हाँ कर देता है। फिर वो वासिलिसा से मिलता है तो वो उसे समझाती है कि वहाँ जाना मौत के मुंह में कदम रखने जैसा है। एमेलिया बस मुस्कुराता है कि मौत से क्या डरना जब नीयत साफ हो। फिर अगले दिन वहाँ से निकलकर वो सबसे पहले अपने अंधे पिता से मिलने जाता है। पिता उसकी आवाज सुनकर कहते हैं कि बेटा, तू जिंदा है, मैं तो तुझे ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें देख नहीं पाती। ये सुनकर एमेलिया की आंखें भर आती हैं। वो अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब रास्ते में वो वासिलिसा से कहता है, मैंने 2 विश ऐसे ही बर्बाद कर दिए, पर अब तीसरी विश से इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता फिर से देख सकें। ये सुनते ही वासिलिसा के जादू से उसके पिता की आंखों में फिर से रोशनी लौट आती है। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां से वो सफर शुरू करने वाले हैं। अब एमेलिया वो मछली वाला जादुई स्कार्फ वापस लौटाकर वासिलिसा को आजाद कर देता है,
क्योंकि उसके तीनों विश पूरे हो चुके थे। लेकिन वासिलिसा कहती है कि मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम दोनों सुई धागे की तरह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एमेलिया ये इशारा समझ नहीं पाता और फिर दोनों का सफर शुरू हो जाता है। अब नदी में आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखती हैं। वासिलिसा कहती है कि यहीं से अंधेरी इलाका शुरू होता है। फिर दोनों नाव रोककर एक घाटी में उतरते हैं। तभी इस इलाके के रक्षक की आवाज सुनकर एमेलिया घबरा जाता है, लेकिन वासिलिसा कहती है कि ये मेरे साथ आया है पिताजी। एमेलिया चौंक उठता है कि ये तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं। रक्षक कहता है कि हाँ, मैं इसका पिता हूँ। मैंने ही इसे एक सच्चे साथी की तलाश में मछली से इंसान बनाया था। अब वासिलिसा अपने पिता को सब कुछ बताती है और उनसे मदद करने के लिए कहती है। सब कुछ सुनने के बाद वो कहते हैं कि रानी ने लालच और सत्ता के लिए निर्दोषों को सताया था, इसलिए उसे अनंत काल तक भूखा रखा गया है। फिर वो रानी की आत्मा को बुलाते हैं तो वो अपने भयंकर रूप में सामने आती है। एमेलिया आगे बढ़कर कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने की अनुमति लेने आया हूँ, लेकिन रानी की आत्मा कहती है मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान से शादी करने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। ये देखकर वासिलिसा के पिता रानी से कहते हैं तुम सदियों से भूख की सजा झेल रही हो, अगर शादी की अनुमति दोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ। रानी सामने खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाती और शादी की इजाजत दे देती है। इसके बाद राजमहल का सीन देखते हैं जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक मेज पर रखी हुई ट्रे पर धुएं की तरह रानी की आत्मा प्रकट होती है और सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी की अनुमति देती हूँ। राजा खुश हो जाते हैं कि एमेलिया ने सच में वो कर दिया जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन एनफिसा गुस्सा करने लगती है। इधर अंधेरी दुनिया में वासिलिसा अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है और फिर एमेलिया के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, जिससे तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाएगी और अब तो तुम मुझे भी भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से जिंदा लौटने वालों को हर जादुई याददाश्त गंवानी पड़ती है। एमेलिया दिल से कहता है कि तुम्हें भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं कभी तुम्हें भूलना चाहता हूँ। उधर एनफिसा गुस्से में उस कमरे में आती है और रहस्यमयी कुर्सी तोड़ने लगती है। माँ की आत्मा उसे रोककर कहती है मुझे मजबूरी में एमेलिया को इजाजत देनी पड़ी। वो अकेला नहीं था, उसकी सारी कामयाबियां एक जादुई मछली की बदौलत है और तुम जानती हो हमारे राज्य में जादू का इस्तेमाल करना मौत की सजा है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि अब उसे एमेलिया के साथ क्या करना है। वहीं नदी के किनारे सुबह हो चुकी होती है और नाव भी किनारे पर आ जाती है, पर एमेलिया की आंख खुलते ही उसके दिमाग से वासिलिसा से जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं और वो वासिलिसा को पहचान भी नहीं पाता। वासिलिसा कहती है कि मैं बस एक नाविक हूँ जो तुम्हें नदी पार करवा रही थी। एमेलिया नाव से उतरकर जाने लगता है, पर उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज वो भूल गया हो। फिर वो एनफिसा के पास पहुँचता है और कहता है मैंने तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए, लेकिन अब मुझे शायद किसी और से प्यार हो गया है। एनफिसा चालाकी से पूछती है क्या तुमने ये सारे काम अकेले किए? एमेलिया कहता है नहीं, हर बार शायद किसी जादुई शक्ति ने मेरी मदद की। ये सुनते ही एनफिसा सैनिकों को बुलाकर एमेलिया को पकड़ने का आदेश देती है। फिर अगले दिन सबके सामने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और ऐलान किया जाता है कि एमेलिया ने राजकुमारी को पाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एमेलिया बहुत दुखी होता है कि जिसके लिए उसने जान भी दांव पर लगा दी वही उसे मारना चाहती है। राजा मजबूर होकर खामोश रहता है, लेकिन जैसे ही सैनिक गोलियां चलाने वाले होते हैं तभी वासिलिसा वहां पहुंच जाती है। वो एनफिसा से कहती है इसे छोड़ दो, जिसके बदले मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी और तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगी। फिर अपना जादुई स्कार्फ एनफिसा को दे देती है। एनफिसा की आंखों में चमक आ जाती है और वो एमेलिया की सजा माफ कर देती है, लेकिन अब उसका घमंड पहले से ज्यादा बढ़ जाता है और पहला विश मांगकर सारी प्रजा को अपनी तरफ करके अपने पिता को कैद करवा देती है और खुद को नई रानी घोषित कर देती है। फिर दूसरा विश मांगती है कि इंग्लैंड का राजकुमार उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए। वासिलिसा की जादू से देखते ही देखते इंग्लैंड के सैनिक राजकुमार का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। ये देखकर राजदूत कहता है तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी। एनफिसा कहती है इस गरीब को महल में काम पर लगा दो, अब मैं राजदूत नहीं राजकुमार से शादी करूंगी। वहीं एमेलिया घर लौटता है। वहाँ सीटसर और अफानासी भी मौजूद होते हैं जो अब मेहनत का काम करके ठीक हो चुके थे। एमेलिया के पिता कहते हैं पिछली बार तुम यहाँ वासिलिसा के साथ आए थे, पर एमेलिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी एमेलिया की नजर सीटसर के हाथ में सुई और धागे पर पड़ती है और थोड़ी देर गौर से देखने पर उसकी सारी यादें लौट आती हैं। अब वो वासिलिसा को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें उसके पिता सीटसर और अफानासी भी उसकी मदद के लिए अपनी भट्टी लेकर महल की ओर निकलते हैं और वहां पहुंचते ही महल का गेट तोड़ देते हैं।
एमेलिया फौरन वासिलिसा के सामने पहुंचकर कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार समझने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। तभी एनफिसा अपनी सैनिकों के साथ आकर कहती है कि ये लड़की अब मेरी गुलाम है। एमेलिया कहता है, अगर इसे आजाद नहीं किया तो हम तुम्हारे सैनिकों को भड़काकर तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। पर एनफिसा घमंड में हंसते हुए कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो वासिलिसा से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगती है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी जादूगरनी बना दो। वासिलिसा बिना देर किए जैसे ही विश पूरी करती है तो एनफिसा खुद एक मछली में बदलकर एक बाल्टी में गिर जाती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं कि राजकुमारी ने बेवकूफी कर दी और वो चिल्लाने लगती है कि मुझे जल्दी इंसान बनाओ। वासिलिसा कहती है, जादुई मछली अपनी नहीं बल्कि दूसरों की विश पूरी करती है और तुमने जादुई विश के लालच में खुद को ही मछली बना दिया। तभी मछलियों का राजा बाहर आता है और एनफिसा को वासिलिसा समझकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर नीचे चला जाता है। इसके बाद महल में सब कुछ शांत और खुशहाल हो जाता है। राजा फिर से अपने लोगों के बीच लौट आते हैं और एमेलिया वासिलिसा के पास आकर उसे चूम लेता है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि एक सच्चे साथी की तलाश आज पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।